हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवन श्रीवास्तव है और आज हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। सभी ब्रांचेस में कॉमन सब टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये तीसरी वीडियो हम बना रहे हैं इस टॉपिक पे। तो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन था उस मैकेनिक्स का, उसमें लास्ट जो टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक्स आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वर्गनॉन थ्योरम और फिर बाद में दो केसेस पढ़ने हैं। हमें एनालिटिकल मेथड डिस्कस करना है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो केसेस में कोप्लेनर सिस्टम में और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल सिस्टम में किस तरीके से हम मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे या परिणामी बल कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से। ओके, तो हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस होता क्या है। ठीक है, तो ये एक हमने आज जैसे बात की थी आपको कि जब कभी भी हम फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, परिणामी बल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे तीन मेथड होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ जो पॉलीगन लॉ था वो हमारा एक ज्योमेट्रिकल मेथड था कि हम ज्योमेट्रिकल से हम किस तरीके ज्योमेट्री के माध्यम से डायग्राम बना के हम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। ये जो मेथड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है कि इसमें हम क्या एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको पता होता है, उस फॉर्मूले की मदद से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्टेटमेंट कहता है क्या है कि बात कर लेते हैं। तो इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं और वो कोई एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम ये बता पाए कि दो साइड्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को हम दर्शा पाते हैं, तो उसका जो विकर्ण होता है उसी पॉइंट से वो उसका क्या दे देगा, रिजल्टेंट फोर्स दे देगा। ठीक है, हिंदी में भी यही बात करते हैं, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो उसका जो विकर्ण होता है वो परिणामी बल को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन ये रहा कि सबसे पहले बल के बारे में पता है, एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन है कि चतुर्भुज होता क्या है। तो अगर जिनको नहीं पता है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि चतुर्भुज किस तरीके क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर रहे थे कि एक पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट वो मान लेते हैं ये है और दो फोर्स पी और क्यू एक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है। ठीक है, तो हम इसकी मदद से हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे और चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज होता है जिनके आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे ए बी सी और डी, यहाँ पर ए बी सी डी जो साइड है आपस में समांतर है, ए डी और बी सी साइड क्या है समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल है और पैरेलल भी है। तो ए बी सी डी क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चार भुजाएं की बात की गई और यहाँ पर जो विकर्ण है, विकर्ण आपके ए सी और बी डी, दो विकर्ण आपके हो गए जो अपोजिट पॉइंट्स को कॉर्नर को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से फोर्स की माध्यम से हम ये पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पॉइंट में यहाँ पर क्यू के पैरेलल जो साइड है यहाँ पर पैरेलल एक लाइन को डॉटेड लाइन में खींच देंगे और यहाँ से भी खींच देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ओ ए बी सी, ओ ए बी सी की आपकी जो साइड है ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, साथ में जो बात की गई थी कि एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं उनका जो विकर्ण होगा वो हमको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। तो इस पॉइंट पे ही एक पॉइंट हमको लाइन बनेगी, इसको हम विकर्ण बना सकते हैं और ये जो लाइन है यही हमको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और एंगल हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, कि पी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमें साथ में जब भी हमने बात की है कि फोर्स को डिफाइन करने मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो डायरेक्शन भी हमको मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंगल अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका बनता है, आर की जो वैल्यू आती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल थीटा। ठीक, और टेन अल्फा जो डिफाइन करते हैं, टेन अल्फा की वैल्यू आती है आपकी क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा।
ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को हम अभी देखेंगे किस तरीके से इसके माध्यम से हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है आपका जिससे हम आर के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और यहाँ से डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पता लगेगा मैग्नीट्यूड जो कि परिमाण भी कहते हैं, और यहाँ से हमको पता लगेगा डायरेक्शन, किस दिशा में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं कि आर का जो हमने आर की जो फॉर्मूला निकाला था और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो आता कैसे है। ठीक है, डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि हम इस साइड को हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस पूरे ट्रायंगल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक है, अब वो यहाँ से थोड़ा सा और आगे कनेक्ट करके, तो ये एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए बी सी पहले डिसाइन कर चुके और ये डी पॉइंट बोल देते हैं। और ये जो एंगल है, क्योंकि ये जैसे ये क्यू है तो ये भी क्यू हो गया, ये पी है तो ये भी पी हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका ज्योमेट्री से आप देखोगे, अगर ये थीटा है इसके साथ तो ये भी क्या होगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल को देखना है, इन ट्रायंगल ओ बी डी, बड़ा बड़ा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा इन ट्रायंगल छोटा वाला ओ ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, दो ट्रायंगल हमको देखना है, दोनों ट्रायंगल में जो जो हमें चीजें निकालनी उसको समझना है। तो पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी डी, इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम जैसे ही अप्लाई करोगे आप तो इसमें क्या होगा, हमें पता है वो बेस की लेंथ जो कि ओ डी स्क्वायर प्लस हाइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। ओ डी है क्या, ओ डी है आपका ओ ए प्लस ए डी है, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ बी है क्या, ओ बी हमारा, इसमें ओ बी की जो लेंथ है आर है, तो ये आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात हो। अब इस आर को हम इस तरह इधर से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए आपका पी है प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अब हमें ए डी और बी डी की वैल्यू चाहिए। ए डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब इन ट्रायंगल ए बी डी देखेंगे तो क्यू, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला यूज करते थे हम, लंब बटे आधार और जो भी चीजें आपने पढ़ रखी उसके हिसाब से हमें ये यूज करना है। तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब और विकर्ण। ठीक है, उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे बी डी डिवाइड बाई ए बी, ये निकला, और ए बी की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पे जो बी डी आ जाएगा वो ए बी साइन थीटा, तो वो कुछ नहीं है, क्यू साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। फिर कॉस थीटा भी सी देखेंगे तो बेस ए डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, तो इसको जब लिखोगे आप तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी क्यू कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो आर का स्क्वायर बराबर पी प्लस ए डी क्या है, क्यू ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी डी क्या है, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये इसको हमको एक साथ लिख लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करके ऊपर करेंगे इसको। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमको पता लगा आर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हमें आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज पता लग गई, जो हमने पहले डिस्कस किया वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अब हमको दूसरा रह गया बात करने को, वो है कि हम किस तरीके से एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए भी हम बड़े से ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी, और यहाँ से हम यूज करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस डिवाइड लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी डी, जिसकी वैल्यू ये वाली जो थी क्यू साइन थीटा थी, और ये क्या थी, क्यू कॉस ऑफ थीटा। हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे बी डी डिवाइड बाई ओ डी, जो है बी डी का वैल्यू है आपकी क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, और यहाँ से हमको पता लग जाएगा tan अल्फा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई ओ ए की वैल्यू पी है और ए डी की वैल्यू क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फा tan अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता लग गई। साथ में अगर बाई चांस आपको बीटा भी निकालना हो तो यहाँ हमको यहाँ पे पता है अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर है, तो बीटा यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, और दोनों फोर्सेस इस पॉइंट से निकल रहे हैं, इनका भी गौर रखेंगे। ठीक है, आगे हम कुछ स्पेशल केस हैं इसके, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला केस है कि व्हेन टू फोर्सेस आर पैरेलल। ठीक है, एंड लाइक पैरेलल हमने देखा था। लाइक पैरेलल वो केस जहां पर दोनों फोर्सेस का एक ही डायरेक्शन में समांतर रहते हैं। ठीक है, पैरेलल में समांतर और एक ही दिशा में। तो इस केस का मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, कैसे, तो दोनों फोर्स जो पी और क्यू इस तरीके से लग रहे थे वो अब ऐसा ना लग के थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर दोनों इस तरीके से कार्य कर रहा हूँ। तो मतलब एक ही दिशा में दोनों फोर्स हमने कार्य कर रहे हैं। तो इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, तो आर जैसे हमें पता था, आर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा था। थीटा यहाँ पे 0 है, मतलब कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपकी पी प्लस क्यू आ जाएगा। मतलब जो हमको पता भी है कि अगर दो बल आपने एक ही दिशा में लगाया है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा, पी और क्यू आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जो इनका tan अल्फा है, एंगल tan अल्फा जो हमने बात की थी क्यू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, तो साइन 0 होगा, पी प्लस क्यू कॉस 0। तो यहाँ पर क्यू साइन 0 ही 0 हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। मतलब रिजल्टेंट भी उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में दो फोर्सेस पहले से कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा केस जो है हमारा कि दोनों फोर्स आपके पैरेलल तो हैं लेकिन अलाइक हैं, एंटी पैरेलल, जिनको एंटी पैरेलल भी कहते हैं। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, तो पहले फोर्सेस आपके इस तरीके से लग रहे थे एक पॉइंट पे, अब वो थीटा 180 डिग्री हो गया, मतलब अलग अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर लग रहा है। कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक जैसे हम रस्सी खिंचाई खेलते हैं, तो एक टीम इधर खींच रही थी, दूसरी टीम उधर की तरफ खींच रही थी, मतलब दोनों फोर्स आपके क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो हमें पता है, तो यहाँ पे मॉडुलस आएगा p माइनस क्यू। इसका मतलब क्या है कि p माइनस क्यू का मतलब यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। मतलब अगर दो टीम खींच रही है कि दोनों रस्सी एक तरफ से खींच रही है, तो जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी वो जीत जाएगी, उधर की तरफ बॉडी क्या हो जाएगी, उधर की तरफ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू ज्यादा है, अगर p ग्रेटर देन q है, तो आपका रिजल्टेंट की वैल्यू p माइनस क्यू हो जाएगी। अगर q बड़ा है p से, तो रिजल्टेंट की वैल्यू
Q माइनस P हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन उसी दिशा में होगी जिस दिशा में मैग्नीट्यूड जिस फोर्स का ज़्यादा था, P का ज़्यादा होगा तो P की दिशा में R आ जाएगा, अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है तो Q की दिशा में आपका R आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लें तीसरे केस की, जब दो फोर्सेस क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब फोर्स पहले हमने बात की थी कि P और Q इस तरीके से लग रहे थे कुछ किसी एंगल पर, अब वो जाके 90 डिग्री, मतलब दोनों फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, cos 90 की वैल्यू आपकी, cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ सर cos 90 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो √p² प्लस q², r की वैल्यू √p² प्लस q² होगी। और tan अल्फा आपका q sin थीटा था, तो sin 90 वहां पे हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, p प्लस q cos 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे q डिवाइड बाई p, ये 0 हो जाएगा क्योंकि उसका 0, तो tan अल्फा q डिवाइड बाई p हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ज़्यादातर केस में इसका डायग्राम बनाया जाता है कि p अगर इधर लग रहा है, q ऊपर की तरफ लग रहा है, तो r कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, अल्फा। तो ये मोस्ट केसेस में ये वाला फॉर्मूला आपको केस थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ज़्यादातर केसेस में जो मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम कंपोनेंट लेके एक्स और वाई में सारे फोर्सेस कंपोनेंट लेते हैं और इजी तरीके से इसको सॉल्व करने पर रिजल्टेंट इसके माध्यम से वहाँ निकाला जाता है। तो ये मोस्ट केसेस में यही इस्तेमाल होता है। ये 3 केसेस बहुत ज़रूरी हैं, आगे चल के आपको इन चीज़ों को देखेंगे भी किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें एक न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि दो बल हैं 100 न्यूटन और 150 न्यूटन, इस एक ही पॉइंट पर एक साथ कार्य कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्टेंट निकालना है तब जब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन डाटा देख लेते हैं। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, इसमें हम दो फोर्सेस लग रहे हैं। ई फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन, क्यू की दे रखी है 150 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो कुछ तरीके का क्वेश्चन पी इधर लग रहा है, क्यू इधर लग रहा है और एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमको पता है, आर क्या देता है, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो √100 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, 150 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स 100 इंटू 150 इंटू cos 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर और r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इसमें आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 231.76 न्यूटन के आसपास आएगी, जिसको हम 232 न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाद में अगर इसको हमें एंगल भी चाहिए होगा तो tan अल्फा एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एंगल निकालने के अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइड बाई p q cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे 150 इंटू साइन 45 डिवाइड बाई p 100 प्लस 150 इंटू कॉस 45। इसको सॉल्व करेंगे आपका एंगल आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर tan अल्फा की जो वैल्यू है आपकी आ रही है 0.514 समथिंग 47, ठीक है। यहाँ पे अल्फा निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 27.23 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फा और रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस, दो बलों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, पर परिमाण फाइंड करना है सच दैट इफ दे आर एक्ट, अगर जब वो राइट एंगल पे लगते हैं, मतलब P और Q अगर वो राइट एंगल पे लगते हैं
तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है आर वो √10 न्यूटन आती है। ठीक है, ये होगा पहला केस। दूसरा केस में कहता है इफ दे आर एक्ट 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं पी ओ क्यू, तो आर की वैल्यू आपकी √30 न्यूटन आती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार एंगल 90 डिग्री दे रखा है और एक बार 60 डिग्री दे रखा है, तो दोनों केस में रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है और हमको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो केस फर्स्ट पहले लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि √10 है, तो परपेंडिकुलर है, मतलब आर की वैल्यू √p² + q²। ये स्पेशल केस का तीसरा हिस्सा हुआ जिसमें एंगल कितना दे रखा होता है, थीटा जब 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें √10 = √p² + q², दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो 10 = p + p² + q² आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो इस्तेमाल करेंगे, जब एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, √p² + q² + 2pq cos 60 दे रखा है इस केस में। ठीक है, जब थीटा 60 डिग्री है, तो इसमें आर की वैल्यू कितनी है, √13। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 13 निकल के आएगा यहाँ पर, p² + q² 2pq cos 60। cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, इकट्ठे आएगा, तो यहाँ से 13 = p² + q² pq। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड बन गई। ठीक है, इतनी बात हो गई, इसको आगे देखते हैं। तो ये दो इक्वेशन आपके पास है, तो यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो दूसरी वाली की पहले वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पी क्यू, इसमें से p² कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो pq बचेगा 30 - 10, जिसकी वैल्यू pq की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, q = 3/p आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, जो इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, p² की जगह p² ही रहेगा, q की जगह हमें 3/p² = 10 कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करने पे पता लगेगा हमको कि यहाँ पे p² 9/p² = 10, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p⁴ 9 + 10p² बन जाएगा। तो एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p⁴ - 10p² + 9 = 0। ठीक है, अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो p⁴ - 9 + 1 लिख सकते हैं इसको, p² + 9 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, p² 9p² - p² + 9 = 0। यहाँ से p² कॉमन लोगे दो टर्म में से, तो p² - 9 - 1 p² - 9 आपस में दोनों भी कॉमन आ जाएगा। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दो टर्म निकलेंगे, p² - 1 और p² - 9 = 0। तो p² - 1 या 0 होगा या दोनों 0 एंड p² - 9 = 0, दोनों में से कोई भी सॉल्व 0 हो सकता है। तो यहाँ से p की वैल्यू आपकी +-1 आएगी और यहाँ से p की वैल्यू +-3 आएगी। ठीक है, ये दो वैल्यू पॉसिबल है p की। ऐसे ही आपकी q की वैल्यू पॉसिबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें p² + q² की वैल्यू पहली इक्वेशन में 10 थी, तो अगर p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू p +-1 है, तो 1 का स्क्वायर + q² + 10, तो q की वैल्यू +-3 आएगी। और अगर p की वैल्यू 3 है तो q की वैल्यू +-1 आएगी। ठीक है, तो p और q, p की वैल्यू 3 हो सकती है, +-1 हो सकती है, या q की वैल्यू 3 हो सकती है। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है आपके। ठीक है, तो या फिर ये पॉसिबल है कि p की वैल्यू +-1 है और q की वैल्यू +-3 है, या
P की वैल्यू ±3 है तो Q की वैल्यू ±1 होगी। तो ये दो आंसर आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, ठीक है। तो वैगनॉस थ्योरम क्या कहता है बेटा कि अगर हम जैसे हमने बात की थी कि एक बॉडी में मल्टीपल पॉइंट्स फोर्स काम कर सकते हैं, ठीक है तो उसके कारण होने वाले हम उसमें एक परिणामी बल निकालते हैं। तो वैगनॉस थ्योरम क्या होता है? वैगनॉस थ्योरम हम रिजल्टेंट मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट मोमेंट, जैसे परिणामी फोर्स के बारे में बात करते हैं वैसे परिणामी आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। कि मान लीजिए कि अगर क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है, कहीं मल्टीपल फोर्स लग रहा है तो वहां पर उसका जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल किसके बराबर होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, कि हम जब मोमेंट लेंगे इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण और रिजल्टेंट उसके आने वाले परिणामी बल के साथ, तो दोनों का मोमेंट आने की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, वही चीज हमने हिंदी में बात की है कि किसी बिंदु के बारे में बलों का समूह का परिणामी का जो अगुण होगा वो उसके व्यक्तिगत बलों के अगुण के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फोर्स का जो मोमेंट है उसी पॉइंट पे और जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट है आपस में कैसे इक्वल हम कह पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये डायग्राम आपको देख पा रहे होगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पे मल्टीपल फोर्सेस F1, F2, F3 तीन तरीके के फोर्स लग रहे हैं। इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको F1, इसको 2, इसको 3 और ये की लाइन है। इस लाइन के अबाउट बॉडी क्या कर सकती है, इसके अबाउट हमें क्या करना है? मूवमेंट लेना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अब तीन फोर्सेस लग रहे हैं तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, वो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन सब का जो मोमेंट में क्या होता है? मोमेंट में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है मोमेंट निकालने के लिए। पहले जब पढ़ाया था मोमेंट के बारे में तो हमने बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमें मोमेंट देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम एक लाइन मानते हैं, ये है D1, यहां से इसी पॉइंट से D2 और इसी पॉइंट से D3। ठीक है, और इसी पॉइंट से हमारा यहाँ का जो आएगा वो D है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके के, तो इंडिविजुअल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? इंडिविजुअल मोमेंट आएगा मोमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल, मोमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स, मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, मोमेंट जो है अकेले जो फोर्स है उनकी वजह से क्या क्या मोमेंट आ रहा है, तो F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3। जरूरी नहीं कि सम हो, अगर मोमेंट का जो डायरेक्शन है, हमने बताया तो मोमेंट में 2 डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मान के चलें सारे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो मोमेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा m से, सबका समेशन है और सारे मोमेंट इंडिविजुअल फोर्सेस का और मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? F इंटू डी, सॉरी R इंटू डी, क्योंकि R से रिप्रेजेंट किया है इंटू डी। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। तो R इंटू डी इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3। तो R इंटू डी सिग्मा ऑफ M के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है आपकी, जो थ्योरम है वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आएगा और जो उनके परिणामी बल के कारण जो मोमेंट आएगा वो दोनों के आपस में क्या होगा? बराबर वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने बात भी की थी, जो रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं कि जो इंडिविजुअल के इफेक्ट है बॉडी पर किसी भी फोर्सेस के कारण वो रिजल्टेंट के साथ भी हमें प्रदर्शित होना चाहिए। तो सेम चीज मोमेंट के साथ भी होगा। तो जो काम रिजल्टेंट कर रहा था वो इंडिविजुअल फोर्सेस कर रहे थे, जिस तरीके से बॉडी को रोटेट करा रहे होंगे या चला रहे होंगे, सेम इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स के कारण भी होगा। तभी तो हम परिणामी बल कह पा रहे हैं इसका, वरना हो ही नहीं पाता। तो वैगनॉस थ्योरम सिंपल से ये कहता है कि जो मोमेंट इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण आएंगे उनका समेशन और जो उनके परिणामी बल के कारण जो आएगा
वो सेम मोमेंट आपका आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमको जो बात करनी है कि अब एनालिटिकल मेथड हमको फाइंड करना है कि अगर मल्टीपल फोर्सेस, जैसे पहला सिस्टम है हमारा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो जो हमने बात की थी पैरेललोग्राम लॉ हमारा क्या, दो फोर्सेस लग रहा है तो तीसरा हम जो रिजल्टेंट फोर्स है, दो फोर्सेस के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल दो से ज़्यादा लग रहा है फोर्स, तो हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर उसका ही एक मेथड बताया कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम चीज़ों को तोड़ेंगे और फिर उसको कंबाइन करके किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम, किस तरीके का सिस्टम होता है कि इसमें सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन पे, एक ही तल पे लग रहे होते हैं और एक ही बिंदु से सारे फोर्स निकल रहे और जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात ये कर लेते हैं कि दो एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। दो एक्सेस कौन कौन सी, एक्स और वाई, ठीक है। इधर एक्स और इधर वाई, इधर नेगेटिव वाई उधर नेगेटिव एक्स। यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस आपके लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट, इसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं पी लग रहा है, एंगल है अल्फा। अल्फा क्यों बोलोगे इसको, थीटा, इसको पी रहने दो, F1 बोलो, F1 और एंगल θ1, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, एंगल लग रहा है θ2। ये सारे के सारे एंगल हमने कहाँ से लिए हैं, x से ले रहे हैं, ठीक है। फिर F3 लग रहा है, ये एंगल हमने यहाँ से ले लिया θ3, सब x से, पॉजिटिव x से ले रहे हैं डायरेक्शन फोर्स एंगल की वैल्यू। और ये लगा F4। अब यहाँ से जो एंगल ले रखा है ये कौन सा है, θ4, ठीक है। तो चार फोर्सेस लग रहे हैं और चार एंगल दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेजोल्यूशन का सहारा लेंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि हम इसको पहले तोड़ेंगे। तो x क्या लिख सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल फोर्सेस सिग्मा x निकालेंगे और सिग्मा y, मतलब इस सिस्टम को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हम सारे फोर्सेस x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें इस तरीके का सिस्टम मिल जाएगा कि एक सिग्मा x इस फोर्स लग रहा है और सिग्मा y यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकालना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे ये काम, तो सबसे पहले सिग्मा x निकालेंगे। तो सिग्मा x निकालने का क्या तरीका है, तो सारे के सारे हमको पता है x कंपोनेंट, x में कौन सा कंपोनेंट करता है, कॉस वाला, और y में साइन वाला। तो यहाँ पे F1 कॉस ऑफ अल्फा θ1, F2 कॉस ऑफ θ2, F3 कॉस ऑफ θ3, F4 कॉस ऑफ θ4। ऐसे ही सिग्मा y लिखेंगे। सिग्मा y क्या आएगा, F1 साइन θ1, F2 साइन θ2, F3 साइन θ3, F4 साइन θ4, ठीक है। उसके बाद दोनों का हम क्या करेंगे, क्योंकि अब दोनों सिग्मा x सिग्मा y हमने इस तरीके से निकाली है। और ये तीसरा केस है पैरेललोग्राम लॉ में जो बताया था कि दोनों, अगर दोनों फोर्स आपके 90 डिग्री पर लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, तो R आ जाएगा आपका अंडर सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का होल स्क्वायर, ठीक है। और एंगल कैसे निकलेगा कि किस पॉइंट पे और किस एंगल पे लग रहा हो, इसको निकालने के लिए हमने बताया था tan अल्फा सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x, ठीक है। इस तरीके से आप कंकरेंट सिस्टम में रिजल्टेंट और एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखा है, इसको हम हिंदी में समझा देंगे क्या क्या बोल रखा है इसमें। तो जैसे कि बात की जाएगी कि फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, यहाँ चार तरीके के फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, 35 न्यूटन, ठीक है। और सबका एंगल दे रखा है। कैसे दे रखा है एंगल, इंक्लाइन एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरीके से आपको डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। तो अगर आपने जियोग्राफी वगैरह पढ़ी होगी, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से बताया जाता है। तो उसको आप याद कर लो, सिंपल है, नॉर्थ NEWS, ये न्यूज है, ठीक है, NEWS
WS न्यूज, न्यूज पढ़ना है और उल्टा S बनेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और इजीली आपको पड़ भी जाएगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, जो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उस तरीके से हम इसको बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखा है 20 डिग्री इंक्लाइन एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एंगल है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे। ठीक है, तो जो कभी भी आपको पीछे जो चीज दे रखी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ठीक है, फिर 25 न्यूटन, नॉर्थ में ही 25 न्यूटन लग रहा है, मतलब इसी दिशा में 25 न्यूटन काम कर रहा है। इसमें एंगल का कोई जरूरत ही नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन की बात की है। फिर तीसरा 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन कितना 30 न्यूटन, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 30 न्यूटन। और एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल अगर नहीं दे रखा है तो बीचों बीच में काम कर रहा है, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, फिर 35 न्यूटन इंक्लाइन एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है, और कितना है 35 न्यूटन, 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इंक्लाइन 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ कितना 40 डिग्री। तो यहाँ पर इंडिविजुअल फोर्सेस आपको इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। अब हमको रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपका इसमें आ गया है। अब देखते हैं आगे। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको, अब सबसे पहले हम सबको डिफाइन कर लेते हैं। जो चीज हमको पहले से पता है, F1 की वैल्यू तो आपकी है 20 न्यूटन, और θ1 की वैल्यू 30 डिग्री, F2 की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन मान लेते हैं, और θ2 क्या है, θ2 अब सब x से लेना है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो θ2 90 डिग्री हो गया। F3 30 न्यूटन, एंगल कितना हो गया θ3, अब ये भी हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एंगल कितना हो गया 180 माइनस 180 माइनस 45 माइनस करेंगे तो आपका 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, F4 35 न्यूटन, θ4 कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा आपका 180 है और 40 उसमें और ऐड कर देना है, तो 180 प्लस 40 220 डिग्री। ठीक है, ये एंगल्स आपके सारे आ गए हैं। तो अब सबसे पहले हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे, वही चीज़ है जो F1 cos θ1, तो F1 20 इंटू cos θ1 cos 30 डिग्री प्लस 25 cos 90 डिग्री प्लस 30 cos 135 डिग्री प्लस 35 cos 220 डिग्री। ठीक है, ऐसे सिग्मा वाई निकालेंगे, सिग्मा वाई क्या होगा 20 cos 90 डिग्री 30 डिग्री, ओ साइन का आएगा यहाँ पे, साइन 30 25 साइन 90 30 साइन 135 35 साइन 220। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू देखिए कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें -30.7 न्यूटन और 33.7 न्यूटन, तो यहां से हमको ये पता लग रहा है कि x निगेटिव x आ रहा है। ठीक है, ये सिग्मा x इधर आ रहा है और सिग्मा y पॉजिटिव आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें सिग्मा r की वैल्यू में सिग्मा x प्लस सिग्मा y स्क्वायर कर देना है, तो जिसकी वैल्यू इसको पुट करने के बाद आपकी 45.6 न्यूटन आएगी। ठीक है, और हमको ये एंगल फाइंड कर लेना है फिर में अल्फा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे tan अल्फा की वैल्यू का फॉर्मूला,
क्या बोलेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई सिग्मा x, और सिग्मा y की वैल्यू है 33.7 माइनस 30.7। तो इसको सॉल्व करने पर एंगल आएगा अल्फा, अल्फा अपना आएगा 47.7 डिग्री, वो भी निगेटिव में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव की बात है। और अगर हमें यहाँ से x के साथ एंगल चाहिए तो यहाँ पे 180 माइनस 47.7 डिग्री, और हमको यही ये वाला एंगल ही चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे x से पॉजिटिव x से मान रखे हैं डायरेक्शन से। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 132.3 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट और एंगल हमने दोनों ही निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक तरीका और है कि इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारा तरीका है कि हम सारा एंगल हमने पॉजिटिव एक्स से कंसिडर कर लिया और वहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा f1 f के साथ मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लिया। वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है जो हमने पहले बात की थी, रिजोल्यूशन करते थे तोड़ने का तरीका। तो इसमें क्या करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल फोर्स का हम कंपोनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एक अलग से फोर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो 20 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट निकल पाएंगे, कॉस वाला और साइन वाला। ये हमने बात पहले ही कर रखी थी। तो 20 को हम एक पॉजिटिव एक्स में आएगा 20 कॉस 30 डिग्री, वाई में क्या जाएगा 20 साइन 30। ठीक है, फिर दूसरे फोर्स पे आएंगे 25 न्यूटन पहले से ही काम कर रहा है, तो यहाँ इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि वो वाई में ही काम कर रहा है पूरा। फिर तीसरे फोर्स पे आएंगे 30 न्यूटन, 30 का कॉस इधर गिरेगा और साइन ऊपर इधर गिरेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30 कॉस 45 और इधर जाएगा 30 साइन 45। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस को तोड़ के लिख रहे हैं। 35 न्यूटन, 35 का कॉस इधर आएगा और साइन इधर जाएगा, तो 35 कॉस 40 डिग्री 35 साइन 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो x में पॉजिटिव में जा रहा है उसको प्लस लेना है, नेगेटिव में जा रहा है माइनस लेना है। y में जो पॉजिटिव में जा रहा है उसको प्लस लेना है, नेगेटिव में जा रहा है उससे माइनस लेना है। तो सिग्मा x क्या आ जाएगा 20 cos 30 माइनस 30 cos 45 माइनस 35 cos 40। ठीक है, तो सिग्मा y 25 प्लस 20 साइन 30 प्लस 30 साइन 45 और माइनस 35 साइन 40। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको जो सिग्मा एक्स है जो पहले मिला था वही मिलेगा। यहाँ पर भी क्या आया था, सिग्मा एक्स माइनस का आया था, माइनस का 30.7 माइनस का 30.7 न्यूटन और ये 33.7 न्यूटन, सेम चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा वाई और यहाँ पे सिग्मा एक्स, सेम चीज। रिजल्टेंट भी वही निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये तो सेम चीज है। जब वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर भी आपके सेम ही आएंगे। तो जिस तरीके से भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमको बात करना है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस के बारे में, किस तरीके से हम इसका रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से एनालिटिकल मेथड निकालेंगे। तो हमको पता है अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमें पता है P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बता दें, डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन साथ में हमको ये भी पता है जब फोर्स को डिफाइन करते थे तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमको रिजल्टेंट वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि किस पॉइंट पे लग रहा होगा ये भी तो पता करना चाहिए, और चौथा पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये चार चीजें हमको पता होनी चाहिए फोर्स को डिफाइन करने के लिए।
मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, इसी दिशा में लगेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किस बिंदु पर लगेगा। ठीक है, तो अगर ये पूरी एक लेंथ L है, इस लेंथ पर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं फोर्स रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है, दिशा यही है, तो यहाँ से वो दूरी x निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया, तो हमें x की दूरी नहीं पता है यहाँ पर। अब इसको फाइंड करने के लिए दिक्कत है कि रिजल्टेंट आप निकाल लोगे पैरेलल में, कोई दिक्कत बात नहीं, अनलाइक पैरेलल है तो माइनस कर दोगे और लाइक पैरेलल है प्लस कर दोगे। ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे लगेगा उसको फाइंड करने के लिए हमें वैगनॉन थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैगनॉन थ्योरम क्या था कि जो भी हमने फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण जो आ रहा था उसका मोमेंट और जो रिजल्टेंट का फोर्स का मोमेंट आ रहा था, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो पहले वही काम करेंगे। तो मोमेंट हम या ए पे कर लें या बी पे कर लें, तो मोमेंट ए पे कर लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट ए ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स, इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण हमें पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट निकालने के लिए क्या करते थे, मोमेंट में क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि कितनी दूरी पर वो फोर्स लग रहा है। तो हमें मोमेंट निकालना कहाँ पर, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जो भी फोर्सेस, जहां जहां फोर्स लग रहा होगा वो वैल्यू और डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है, ए बी की लेंथ एल है, तो ए से बी पॉइंट की दूरी एल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। और ये मोमेंट कैसा आ रहा है कि अगर इसको देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हम क्या लेते थे, पॉजिटिव। ठीक है, तो P इंटू डिस्टेंस L। ठीक है, फिर मोमेंट अबाउट ए, दूसरा सॉरी P इंटू L हो गया, साथ साथ में क्या है, दूसरा इंडिविजुअल फोर्स आपका Q है, लेकिन Q लग तो रहा है लेकिन वो उसी पॉइंट पर है, मतलब फोर्स तो आपका लग रहा है लेकिन डिस्टेंस वहां पे क्या, खुद के पॉइंट की क्या है, 0 है, इसीलिए P इंटू L ही आएगा, दूसरे फोर्स की आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोमेंट अबाउट ए ड्यू टू रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स के कारण क्या होगा, P का काम हो गया। अब ये R दूरी कितनी, x, और यहां पर मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो R इंटू एक्स हो जाएगा। और दोनों को वैगनॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, R इंटू एक्स P इंटू L, तो x की दूरी आ गई PL डिवाइड बाई R, और R है क्या, P प्लस Q, तो x इक्वल टू PL डिवाइड बाई P प्लस Q। तो यहां से हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकाल सकते हैं। तो वैगनॉन का थ्योरम का यहीं पे आपका मोस्ट यूज है कि हम यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे किस पॉइंट पर ये पॉइंट लग रहा होगा। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं कि अगर एंटी पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके का दे रखा है सिस्टम, 3 फोर्सेस लग रहे हैं पी क्यू एस, तो रिजल्टेंट हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ ही आ रहा है आर की वैल्यू, और वो इस तरीके से दो एक दिशा में, तो पी प्लस एस माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये नहीं पता रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, वो रिजल्ट, तो आर, तो फिर इसको देख लेते हैं। तो आर रिजल्टेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आर इज इक्वल टू पी प्लस एस माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मोमेंट अगर बात की जाए कि ये पॉइंट लगेगा कहाँ पे, तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअल फोर्सेस के साथ इन सबका मोमेंट ए पॉइंट पर, मोमेंट अबाउट ए ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअल फोर्सेस, उनके कारण हमको ए पॉइंट पे सबका मोमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एस पॉइंट ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, और लेंथ कितनी है L1 प्लस L2, और इसको हम x मान लेते हैं। रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे लग रहा है उसको हमने x मान लिया, x दूरी पे लग रहा है A पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोमेंट क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट S का, फोर्स S का ड्यू टू A पॉइंट, तो S फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L1 प्लस L2। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, पहली बात हो चुकी है। फिर आते हैं बी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे तो रिजल्टेंट हमने मान रखा है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू, तो माइनस क्यू इंटू L1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 है, और ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, तो क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। अब हमें बात करनी है रिजल्टेंट फोर्स के कारण क्या हम लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स को देखते हुए हम क्या लेंगे, यहाँ पे सिंपल आर फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, आर इंटू एक्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको डाउट हो सकता है कि सर पी इंडिविजुअल फोर्स पी भी है, इसका क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिस्टेंस पी और अपने खुद उसी पॉइंट पे लग रहा है, इसीलिए डिस्टेंस जीरो है, तो मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो वेगनॉन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो S इंटू L1 प्लस L2 माइनस Q इंटू L1 इज इक्वल टू R इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, S इंटू L1 प्लस L2 माइनस Q L1 डिवाइड बाई R, और R की वैल्यू है क्या, P प्लस S माइनस Q। इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वेगनॉन थ्योरम हमारा इजी करता है कि हम किस तरीके से डिस्टेंस निकाल पाएंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस पॉइंट पे लग रहा होगा, इसकी मदद से हम फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्स जो विपरीत दिशा में लग रहा है लेकिन समांतर है, ठीक है। इन सच अ वे दैट देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर 150 मीटर अपार्ट, मतलब दोनों के फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 mm का है। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट फोर्स का और किस पॉइंट पे लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरीके का, 150 मीटर अपार्ट है, इसको इस तरीके से लिख लिया, 150 मीटर अपार्ट डिस्टेंस, इसको यहाँ मान लेते हैं 400 न्यूटन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 100 न्यूटन मान लेते हैं इधर, ठीक है। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं आएगा और इसकी दूरी ऊपर होगा, रिजल्टेंट आर की वैल्यू ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 माइनस 100, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू 300 न्यूटन। ये तो इजी है, कुछ मतलब नहीं इसको निकालने का, निकालने को बोला गया तो निकाल दिया गया, ठीक है। और इसको हमने डिस्टेंस यहाँ से, अब की बार हम यहाँ से मान रहे हैं, इसको हमने A माना, इसको B माना और इसको C पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो अब हमें x दूरी निकालनी है। तो वेगनॉन थ्योरम से क्या होता है कि पहले हम करेंगे इन मोमेंट अबाउट A। अब हम मोमेंट अबाउट A ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है। जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं उनके कारण क्या मोमेंट आएगा, ए पे देखा जाए तो अपना फोर्स को एक्ट कर रहा है, तो वो तो डिस्टेंस जीरो है वहां पे, तो इसका मोमेंट कुछ नहीं आएगा। लेकिन बी पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ए पॉइंट तक की 150 है और फोर्स कितना लग रहा है 100, और 100 इंटू 150, और ये कैसा मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो 150 100 मोमेंट हो गया इंटू 150 इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर नीचे की बात की जाए कि अब हम मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, मोमेंट अबाउट ए ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के कारण क्या आएगा, ठीक है, 300 इंटू एक्स। अब यहां पर देखा जाए तो ये कैसा मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज, जो कि नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो -300 इंटू एक्स मतलब माइनस में आएगा, तो -300x इज इक्वल टू 100 इंटू 150। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ से पता लगेगा, x की जो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 100 इंटू 150 डिवाइड बाई 300, 150 टू जा 50, मतलब x की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी -50 mm आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब -50 mm का, इसको समझते हैं अभी, ठीक है। तो यहां से पता ये लग रहा है कि डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में आ रही है। ये साइन कन्वेंशन को बता रहा है कि आपका क्या है कि यहाँ पर जो हमने डायरेक्शन मानी थी
वो सही है, लेकिन डिस्टेंस आपकी -50 का मतलब है डिस्टेंस कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है। तो इसको हमने 50 डिस्टेंस आपकी, यहाँ पे आप सिंपली यह लिख दोगे कि डिस्टेंस 50 mm पे फोर्स आपका ए पॉइंट से 50 mm की दूरी पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे कार्य कर रहा है। कि कई बार होता है कि पैरेलल फोर्सेस लग रहे होते हैं लेकिन हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं फाइंड कर सकते, इसकी हेल्प के लिए हमको वेगनॉस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी सीरीज को कंप्लीट रखेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है आपको पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वेगनॉस थ्योरम, और उसके बाद एनालिटिकल मेथड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल फोर्सेस अगर लग रहे हैं किसी बॉडी पर तो उसका जो रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, और अगर पैरेलल सिस्टम है तो कैसे निकालेंगे। तो पैरेलल सिस्टम में तो आपको कोई तरीका मतलब इजी है रिजल्टेंट निकालना, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालने के लिए हमको वेगनॉस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे नेक्स्ट सीरीज में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू।